दोस्तों नमस्कार। आज हम बिहार ऑडिटर मेंस के लिए आज हम गरीबी रेखा क्या है और गरीबी का माप कैसे किया जाता है, गरीबी का आकलन और गरीबी निवारण की आलोचनात्मक मूल्यांकन, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है और भारत में या बिहार में गरीबी निवारण की क्या चुनौती है उसको भी देखेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि बिहार ऑडिटर मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी अगर आप बहुत अच्छा से करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 75 वीडियो 75 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। इसका चार्ज 3000 है। 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि गरीबी रेखा क्या होता है। गरीबी रेखा की अवधारणा मूल मानवीय आवश्यकताओं की असमर्थता से जुड़ा हुआ है। यानी कोई व्यक्ति अपनी मूल मानवीय आवश्यकताओं को पूरा न कर पाता है तो वही गरीबी रेखा की अवधारणा है। तो मूल मानवीय आवश्यकता क्या है तो देखेंगे, पर्याप्त पौष्टिक आहार। पर्याप्त हर व्यक्ति को एक न्यूनतम स्तर तक जो है पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। परिहार्य बीमारियों से बचने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी प्रकार की किसी को कुछ हो जाता है, बीमारी हो जाती है या स्वास्थ्य संबंधी चुनौती पैदा हो जाता है तो उससे बचने के लिए उसके पास रुपया पैसा होना चाहिए, संसाधन होनी चाहिए। अगला है पहनने के लिए उपयुक्त वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ कपड़े भी होनी चाहिए। उसके बाद हर व्यक्ति को जो है एक घर होना चाहिए। उसके बाद न्यूनतम स्तर तक कुछ शिक्षित होना भी जरूरी है। और दूसरी बात कि जब ये सब होगा तो सामाजिक पारस्परिकता या समाज में लोगों से बातचीत करने, आर्थिक गतिशीलता में भाग लेने की गत्यात्मकता भी होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए, मोबिलिटी भी होनी चाहिए। ये किसी व्यक्ति के मूल मानवीय आवश्यकता है। इसके अभाव में व्यक्ति जो है गरीब बना रहता है। तो अगर आप इससे सारा पैरामीटर को अगर आप देखेंगे तो गरीबी की अवधारणा एक बहुआयामी अवधारणा है। इसी आधार पे आप कह सकते हैं, क्योंकि एक नहीं है, केवल भोजन की पूर्ति हो जाने से कोई अमीर नहीं बन जाएगा। उसके साथ वस्त्र भी होने चाहिए, शिक्षा भी होनी चाहिए, सामाजिक गतिशीलता भी होनी चाहिए, परिहार्य बीमारियों से बचने की क्षमता भी होनी चाहिए। तो आप जब देखेंगे तो गरीबी जो मूल मानवीय आवश्यकता है वह एक बहुआयामी संकल्पना है, बहुआयामी है। इसलिए गरीबी को जो है एक बहुआयामी अवधारणा के रूप में स्वीकार किया जाता है और माना जाता है कि गरीबी जो है, जो गरीबी है वो बहुआयामी आवश्यकताओं को इसमें शामिल, बहुआयामी आवश्यकताओं से व्यक्ति वंचित रहता है। और ये बहुआयामी आवश्यकता प्रमुख रूप से यही है, यानी मूल आवश्यकताओं से वंचित रहता है। लेकिन गरीबी रेखा को अब आप इस पूरे जो है माप को किसी न्यूनतम आय स्तर के रूप में आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, माप नहीं कर सकते हैं। आप किसी व्यक्ति को कितना वस्त्र चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, आवास कैसा चाहिए, किस तरह का चाहिए, या कौन सी बीमारी है, किस बीमारी से बचने की कितना राशि चाहिए, समाज में बातचीत करने के लिए उसको क्या स्टेटस चाहिए, इस सब का एक आय स्तर के रूप में आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए गरीबी रेखा को उपभोग स्तर के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। तो अब जो है गरीबी रेखा क्या है यह देखिए। गरीबी रेखा को एक ऐसे उपभोग स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवन का एक न्यूनतम स्थिति प्राप्त करने के लिए, समझ रहे हैं, और मूल मानवीय आवश्यकता को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या परिवार को चाहिए। यानी गरीबी रेखा को एक न्यूनतम उपभोग स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो किस परिभाषित किया जाता है, जो जीवन के निम्नतम स्थिति को प्राप्त करने और मूल मानवीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति और परिवार को चाहिए। क्यों उपभोग स्तर के रूप में परिभाषित किया जाता है? क्योंकि मूल मानवीय आवश्यकता को किसी आय स्तर के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। अब मान लीजिए इसको कैसे हम आय में जो है पैसा में बांटेंगे। हर व्यक्ति की पहनने के लिए वस्त्र अलग अलग चाहिए, एक ही टाइप का वस्त्र सब नहीं पहनता है। अब हर व्यक्ति को एक ही बीमारी तो नहीं होता है। हर व्यक्ति की सामाजिक गतिशीलता और आर्थिक भागीदारी
जो अलग अलग होता है, तो उसको एक आय स्तर के रूप में आप उसका मूल्य के आधार पे, रुपया के आधार पे उसका माप नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपभोग के आधार पे इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति कितना खाता है और अपनी जो पारिवारिक आवश्यकता को कितना में पूरा कर सकता है। तो उपभोग स्तर के आधार पर परिभाषित किया जाता है, इसलिए गरीबी रेखा को उपभोग स्तर के रूप में परिभाषित किया गया है। समझ रहे हैं? अब गरीबी के अनुमान के लिए, अब इसी जो है उपभोग स्तर के आधार पे गरीबी के अनुमान के लिए स्वतंत्रता से पहले दादा भाई नौरोजी और रमेश चंद्र दत्त अनुमान लगाए थे। स्वतंत्रता के बाद जो है बहुत सारे अर्थशास्त्री भारत में गरीबी के अनुमान जो है लगाए हैं या गरीबी की माप किए हैं। उसमें जो है आप देखेंगे पीडी वर्धन होगा, डांडेकर एवं व्रत होगा, डांडेकर एवं व्रत, तेंदुलकर समिति है, रंगराजन समिति है, योजना आयोग है, आप देख रहे होंगे विश्व बैंक अनुमान लगाता है, यूएनडीपी अनुमान लगाता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक के माध्यम से, नीति आयोग जो है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आधार पर माप किया है गरीबी का। तो अलग अलग जो है विशेषज्ञों का तो समय समय पर भारत में गरीबी की माप के लिए या गरीबी के अनुमान के लिए अलग अलग कार्यदल, पैनल या समिति का गठन किया गया है। हम सारे पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे और उसके बाद जो है फिर आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिए गरीबी की माप या अनुमान के लिए स्वतंत्रता के बाद आप जानते ही हैं डांडेकर एवं व्रत, पीडी वर्धन, तेंदुलकर, रंगराजन, योजना आयोग, नीति आयोग, ये सब अनुमान प्रस्तुत किए थे। अब इस अनुमान में सबसे पहले 1979 में वाई के अलग कार्यदल का गठन किया गया था। वाई के अलग कार्यदल के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले को जो है गरीब माना गया है। 2009 में तेंदुलकर समिति कार्यदल का गठन किया गया। तेंदुलकर का कार्यदल 2004-05 के मूल्य के स्थान पर 446.68 रुपया प्रति व्यक्ति प्रति माह और शहरी क्षेत्रों में 578.80 प्रति व्यक्ति प्रति माह यहाँ लिखा हुआ है से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति को गरीब माना है। अब इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 41.5% गरीबी था और शहरी क्षेत्रों में 25.7% गरीबी था। भारत में तेंदुलकर समिति के अकॉर्डिंग 2013 में योजना आयोग जो है NSO के 68वें चक्र के आधार पर गरीबी का अनुमान प्रस्तुत किए। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 27.20 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाने वाले और फिर ठीक शहरी क्षेत्रों में 33 पैसा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाने वालों को जो है गरीब माना है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 25.7% गरीबी था और शहरी क्षेत्रों में 13.7% गरीबी था। ठीक 2014 में रंगराजन समिति का मानना है कि 32 रुपया प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यानी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाने वाले और 47 रुपया प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम कमाने वाले व्यक्ति को जो है गरीब माना है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 30.9% गरीबी था और शहरी क्षेत्रों में 26.4% गरीबी था। तो ये कार्यदल है। उसके बाद 2011 में जो है ग्रामीण निर्धनता के आकलन के लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना जो है कराया गया था। इसका रिपोर्ट 2015 में प्रकाशित किया गया है। इससे सामाजिक आर्थिक जनगणना में ग्रामीण निर्धनता के अनुमान के लिए आय और संपत्ति को आधार बनाया गया था। आय और संपत्ति के आधार पे ग्रामीण निर्धनता के अनुमान जो है इसमें लगाया गया था और इसमें जो है ग्रामीण निर्धनता के लिए 7 जो है सूचक का प्रयोग किया गया है जो लिखा गया है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के अनुमान के लिए 7 पैरामीटर का प्रयोग किया गया है, यानी 7 सूचकों के आधार पर किसी को गरीब जो है माना गया है। आज जो है सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं में इसी आधार पर जो है क्रियान्वयन के मापदंड में इसी जनगणना का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले ऐसा परिवार जिसके पास कच्ची छत और दीवारों वाला एक से अधिक कमरा नहीं हो। दूसरा, ऐसा परिवार जिसमें 18 से 59 वर्ष के बीच का कोई वयस्क सदस्य नहीं हो। ऐसा परिवार जिसमें 25 वर्ष की आयु से अधिक कोई पढ़ा लिखा नहीं हो। ऐसा परिवार जो अनुसूचित जाति जनजाति
अनुसूचित जाति जनजाति वाला पूरा परिवार को गरीब माना गया है। महिला ही जो है परिवार का मुखिया हो और कोई 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई बीच का नहीं हो। अभवहीन परिवार, इस जनगणना के अनुसार पूरे भारत में जो है, अगर आप देखेंगे सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार, तो भारत में टोटल 17 ग्रामीण भारत में 17 करोड़ 91 लाख जो है परिवार था, ग्रामीण परिवार था, जिनमें 31.26% जो है निर्धन है। यानी अगर व्यक्ति को देखिएगा तो 27 करोड़ 50 लाख लोग जो है अभी भी सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार गरीब है इस देश में। यानी 17 करोड़ जो है आप देख रहे हैं, 17 करोड़ जो है देख रहे थे, 91 लाख जो है ग्रामीण परिवार है, जिसमें 31.26% जो है इस सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार जो है गरीब है, इतना परिवार। और व्यक्ति अगर देखेंगे तो व्यक्ति होता है 27 करोड़ 50 लाख व्यक्ति जो है बहुआयामी रूप से गरीब है। तो यह स्थिति है, इसके आधार पर जो है गरीबी का माप जो है प्रस्तुत किया गया था। अब नवंबर 2021 में नीति आयोग जो है भारत में गरीबी के अनुमान के लिए राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है जारी किया है। इस राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार इस देश में 25.01% लोग जो है अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब है। और नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की नीति आयोग राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के इंडिकेटर के रूप में 3 जो है घटकों को लिया है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। यही जो है यूएनडीपी द्वारा जारी की जाने वाली बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, उसमें भी यही संकेतक है, लेकिन दोनों के जो है सब इंडिकेटर में जो है अंतर है। यानी नीति आयोग भारत में गरीबी के अनुमान के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है गरीबी की माप के लिए 3 जो है मुख्य संसूचकों को लिया गया है: स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। फिर स्वास्थ्य के तहत जो है 3 जो है उपसूचक है, और फिर शिक्षा के तहत भी 2 उपसूचक है, और जीवन स्तर के तहत जो है 6 उपसूचक है। इसी के आधार पर भारत में गरीबी का माप जो है किया गया है। अब स्वास्थ्य में देखेंगे पोषण है। अब किसी व्यक्ति को पोषण के लिए जो है देखिए क्या क्या माना गया है। पोषण का भार 1.6 है, समझ रहे हैं। सबका भार 1/333 है। इस सब का भरांश, टोटल का भरांश 100, एक तिहाई इसका, एक तिहाई इसका, एक तिहाई। और फिर एक तिहाई को 3 भागों में बांटा गया है, फिर एक तिहाई को 2 भागों में बांटा गया है, फिर एक तिहाई को 6 भागों में बांटा गया है। अलग अलग है, पीडीएफ में है, उसको देख लेंगे आप तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब स्वास्थ्य के आधार पर पोषण, अब किसी व्यक्ति को कुपोषित कैसे माना गया है यह जानना है। आप किसी व्यक्ति को कुपोषित कैसे कर सकते हैं इस सूचकांक के अनुसार। तो उसमें कहा गया है कि 0 से 59 वर्ष के उम्र के बीच का कोई भी बच्चा, यानी 0 से 59 महीने, 0 से यानी 1 से 6 वर्ष के बीच का कोई बच्चा, अगर उसकी लंबाई उसकी उम्र के अनुसार उसका वजन अगर लंबाई नहीं हो तो उसको कुपोषित माना गया है। मान लीजिए 0 से 6 वर्ष यानी 5 वर्ष के कोई बच्चा हो, 4 वर्ष का बच्चा हो, 4 वर्ष के बच्चा का उम्र के अनुसार जो है 4 वर्ष के अनुसार उसका वजन होना चाहिए, उसका लंबाई होनी चाहिए। अगर कोई लंबाई नहीं है, उसका उम्र नहीं है, ऊंचाई नहीं है, लंबाई नहीं है या वजन नहीं है, तो उसको कुपोषित माना गया है। ठीक इसी तरीके से 15 से 49 वर्ष की महिला, 15 से 49 वर्ष की महिला और 15 से 54 वर्ष की पुरुष का बॉडी मास इंडेक्स अगर 18.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर जो है से नीचा होगा तो उसको कुपोषित माना गया। मान लीजिए किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स अगर वह 25 वर्ष का है या 18 से 54 वर्ष के बीच का है और उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है 18.5 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर से अगर कम है बॉडी मास इंडेक्स तो उसको कुपोषित माना गया है। बाल मृत्यु दर में जो है तो पोषण के आधार पर आप देख लिए हैं। अब बाल मृत्यु दर में 18 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर को लिया गया है। और मातृ शिशु स्वास्थ्य में जो है प्रसव पूर्व स्वास्थ्य और संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल इसमें शामिल किया गया है। मातृ के लिए संस्थागत प्रसव को इसमें शामिल किया गया है। इसी के आधार पर किसी को जो है स्वास्थ्य जो का मापन किया गया है। शिक्षा में देखेंगे स्कूली शिक्षा।
अब स्कूली शिक्षा में कहा गया है, इसमें आप देखेंगे 10 वर्ष से अधिक उम्र के परिवार में कोई सदस्य जो है 6 साल की स्कूली शिक्षा पूरा नहीं किया हो। कोई ऐसा परिवार है जिसमें 10 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कोई भी व्यक्ति जो है 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरा नहीं किया हो। समझ रहे हैं? और स्कूल में उपस्थिति, अगर देखिए इसमें क्या है कि यदि स्कूली आयु वर्ग का कोई भी बच्चा जो है 8वीं कक्षा जो है पूरा नहीं किया हो, उसको गरीब जो है माना गया है। जीवन स्तर में जो है 6 इंडिकेटर है। खाना पकाने का ईंधन, अगर कोई खाना जो है प्राकृतिक से स्रोतों पे, यानी कृषि फसलों, कृषि अपशिष्ट फसलों या मकई के जो है, मतलब कृषि फसलों, कोयला, लकड़ी, उपला प्राकृतिक स्रोतों से बना रहा है, स्वच्छता का कोई सुविधा नहीं हो, पेयजल जो है कि सुविधा नहीं हो, या पेयजल लाने में घर से 30 मिनट की दूरी पर पेयजल हो, बिजली नहीं है, अस्थियों का स्वामित्व उस व्यक्ति के पास जो है, उस परिवार के पास कोई एक से अधिक जो है साइकिल, मोटरसाइकिल, घोड़ा गाड़ी, टीवी, पंखा, रेडियो एक से अधिक नहीं हो, आवास, कोई घर नहीं हो, उसके पास कोई बैंक खाता नहीं हो, उसको जो है बहुआयामी रूप से गरीब जो है नीति आयोग मानता है। समझ रहे हैं? बहुआयामी रूप से गरीब जो है नीति आयोग मानता है, इसको याद। अब इस सारे सूचकांक के आधार पर देखेंगे तो भारत में 25.01% लोग जो है गरीब है। बिहार में अगर देखेंगे तो 51.91% लोग बहुआयामी रूप से गरीब है। बिहार के विभिन्न जिलों की जो स्थिति है वो काफ़ी खतरनाक है। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे निचले पायदान पे बिहार है, क्योंकि वहाँ की अभी भी लगभग 52% जनसंख्या बहुआयामी रूप से गरीब है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं? फिर आप देखेंगे, अगर विश्व बैंक का अनुमान देखेंगे तो विश्व बैंक जो है गरीबी की माप के लिए $1.90 जो है निर्धारित किया है। कोई व्यक्ति अगर प्रतिदिन $1.9 से कम उसका आय है तो उसको गरीब जो है माना गया है। हम अब जो है यूएनडीपी 2020 बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर भी चर्चा करेंगे, और उसके बाद जो है हम लोग जो है फिर जो है आगे देखेंगे। तो हम लोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि जानते होंगे कि यूएनडीपी ऑक्सफोर्ड मानव गरीबी विकास पहल द्वारा OPHI द्वारा 2010 में जो है पहली बार मानव विकास सूचकांक के साथ बहुआयामी गरीबी सूचकांक भी जो है प्रकाशित किया था। और इस बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जो है किसी देश के गरीबी के अनुमान लगाने के लिए 3 पैरामीटर लिए गए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर। और फिर स्वास्थ्य को भी 2 भागों में बांटा गया है, पोषण और बाल मृत्यु दर। शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया है, 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरा न किया हो, और दूसरा है स्कूल जाने वाला कोई भी स्कूल नहीं जाता हो। और जीवन स्तर को जो है कई भागों में बांटा गया है, बिजली नहीं है, स्वच्छ पेयजल नहीं है, स्वच्छता नहीं है, भोजन प्राकृतिक ईंधन से बनाया जाता हो, घरेलू संपत्ति नहीं है, फर्श गंदा हो। अगर इस सारे मानदंड कोई पूरा कर रहा है तो उसको बहुआयामी गरीबी में जो है शामिल कर लिया जाता है। यह यूएनडीपी द्वारा जारी किए जाने वाला जो है वार्षिक रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के आधार पे विश्व के विभिन्न देशों में गरीबी का अनुमान या माप जो है किया जाता है। और माप जो है इन्हीं 3 संकेतकों के आधार पे किया जाता है। इस 3 संकेतकों को फिर जो है कई अलग अलग संकेतकों में जो है बांटा गया है। तो इस संकेत के आधार पर देखेंगे MPI 2021 में 109 देशों में भारत का स्थान 62वां था। और भारत इस रिपोर्ट के अनुसार जो है 2021 के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 27.9% जनसंख्या भारत में अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब है। अब इस रिपोर्ट में भारत की उच्च रैंकिंग के क्या कारण है,
या भारत की खराब प्रदर्शन के क्या कारण है, या नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में बिहार की सबसे निचले पायदान पर होने के क्या कारण है। तो इस कारण में वही लिखना है जो मानव विकास में जो है, मानव विकास सूचकांक में या खुशहाली सूचकांक में भारत के निम्न रैंकिंग के कारण है, या मानव विकास में जो चुनौती है भारत में वही होगा। दोनों को हम मानव विकास में ही जोड़ दिए हुए हैं, वहीं से जो बिहार में चुनौती है वही देखना है और जो भारत में चुनौती है वही देखना है। मानव विकास टॉपिक से जो है ले लिए हैं, और बिहार में गरीबी निवारण के लिए क्या प्रयास किया गया है, मानव विकास के लिए जो प्रयास किया गया है वही चीज़ इसमें भी लिखना है। अगर पूछा जाएगा कि विकसित देशों में सबसे कम गरीब जनसंख्या क्यों पाया जाता है, या मानव विकास सूचकांक में या बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे अच्छे प्रदर्शन करने वाले जो अलग अलग देश है उनकी तुलना में भारत की खराब स्थिति के क्या कारण है, तो फिर उसका आंसर वहीं से लिखना है आपको। हम मानव विकास पढ़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरीके से आएगा कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में केरल के उच्च रैंकिंग, केरल के में सबसे कम गरीबी जनसंख्या के बहुआयामी गरीबी जनसंख्या के क्या कारण है। तो उस स्थिति में बिहार की तुलना में तो फिर जो है जो बिहार की खराब स्थिति है उसको उलट देना है, वही स्थिति हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको ध्यान में रखना है, आपको केवल पैरामीटर याद करके चलना है, क्योंकि टाइम परीक्षा में मिलेगा नहीं कि सारा को जो है हम डिटेल से देंगे। बस पैरामीटर याद रहेगा, इसी के आधार पे आपको व्याख्या कर देना है। और गरीबी निवारण जो है, भारत में जो गरीबी निवारण के लिए सरकार की जो प्रयास है वह याद रखना है, और क्या चुनौती है वह याद रखना है, इसी से आंसर हो जाएगा। तो हम अब देखिए भारत या बिहार में गरीबी निवारण के लिए क्या प्रयास किया गया है वह देखना है। तो सबसे पहले गरीबी की माप है। आप जैसा कि जानते होंगे कि सबसे पहले किसी भी समस्या को दूर करने के लिए उसकी माप बहुत जरूरी होती है कि आखिर कितने लोग गरीब हैं, समझ रहे हैं, कि जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग गरीब है, क्या क्या उनकी आवश्यकताएं नहीं है, क्या क्या उनकी मूल समस्या क्या है, इसका माप जो है किया जाता है। तो समय समय पर तेंदुलकर समिति, योजना आयोग, नीति आयोग, विश्व बैंक, अलग अलग जो है समिति, पैनल या संस्था जो है गरीबी का माप जो है करता है। इससे सरकार को जो है गरीबी दूर करने में और गरीबी दूर करने की योजना बनाने में जो है सहायता मिलती है। लक्षित वर्ग तक जो है, लक्षित वर्गों को चिन्हित करने में सहायता मिलती है, और इसके आधार पर जो उसको दूर करने के उपाय किए जाते हैं। जब तक समस्या का पहचान नहीं होगा तब तक समस्या दूर कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको एसडीएम बनना है, और एसडीएम बनना है तो अब अच्छा कंटेंट कहाँ मिलेगा, कोचिंग कहाँ होगा, अब इसकी पहचान करनी होगी, समझ रहे हैं। या मान लीजिए आपको एसडीएम बनने में रुकावट कहाँ है, जब तक उस समस्या की पहचान आप नहीं करेंगे तब तक कैसे आगे बढ़ेंगे। कोई भी समस्या, मान लीजिए आपके पास कोई सामान नहीं है, मान लीजिए कोई उपभोग वस्तु नहीं है, तो उसकी पहचान करेंगे। अब मान लीजिए खाना बनाने जा रहे हैं, आपके पास नमके नहीं है या मसाले नहीं हैं, तो उसकी पहचान करेंगे, अब फिर उसको लाने का प्रयास करेंगे। तो ठीक गरीबी का जो माप किया जाता है, गरीबी की माप से सरकार को पता चलता है कि जनसंख्या कितने प्रतिशत लोग अभी भी गरीब है और उनमें क्या क्या समस्या है। इसको लेकर जो है फिर सरकार जो है योजना बनाता है, नीति निर्माण करता है, समझ रहे हैं, और फिर लक्षित वर्गों पर जो है सीधे वार किया जाता है। दूसरा है, सरकार के गरीबी निवारण के लिए शुरू से ही जो है ये जोर रही है कि आर्थिक समृद्धि को अधिक से अधिक तेज किया जाए। 11वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी निवारण के लिए तीव्र आर्थिक समृद्धि पर जोर दिया गया था। आर्थिक समृद्धि 2 तरीकों से गरीबी निवारण करता है। सबसे पहले तेज आर्थिक समृद्धि होता है तो वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन होगा। जब वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उत्पादन होगा तो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, क्योंकि उत्पादन के दौरान तो लोग काम करते हैं ना, इससे लोगों को आय होगा, और आय बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, तो निश्चित रूप से जो है जिसकी आय बढ़ेगी वो अपनी मूल मानवीय आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयास करेगा, तो ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो जाएगी। दूसरा क्या है कि गरीबी, जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है तो सरकार को टैक्स भी मिलता है, जीएसटी मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स मिलता है, कॉर्पोरेट टैक्स या आयकर मिलता है, या बहुत सारे टैक्स मिलते हैं सरकार को। अब इस टैक्स से सरकार क्या है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर जो है खर्च करती है, समझ रहे हैं, इस पैसा से।
उसके बाद कौशल विकास। देखिए सरकार की रणनीति रही है कि कौशल विकास। अब देखिए कौशल विकास क्या है कि कौशल विकास में कौशल विकास से लोगों को स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवसर का लाभ उठाने में वे सक्षम होते हैं कौशल विकास के कारण। कौशल, अगर मान लीजिए आपके पास कोई कौशल विकास नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपके पास कौशल विकास दे दिया जाए, मान लीजिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या पॉलिटेक्निक का डिग्री है, ITI डिग्री है, तो अगर अच्छा से जानते हैं तो निश्चित रूप से आप उच्च वेतनमान की अच्छी नौकरी कहीं न कहीं प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं? या होटल मैनेजमेंट किए हैं या बहुत सारे कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। तो अगर कौशल का विकास दे दिया जाए तो निश्चित रूप से आप जो रोजगार बाजार है, जॉब मार्केट है, उसमें अवसर का लाभ आप उठा लेंगे और अवसर का लाभ उठाकर उच्च वेतन प्राप्त करके अपने गरीबी को दूर कर पाएंगे। तो सरकार की भी यही रणनीति रही है और सरकार इसके लिए कौशल विकास के लिए बहुत सारा प्रयास किया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उद्यमिता कौशल विकास नीति 2015, तो स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा सरकार प्रयास किया है। हम सारा मानव विकास में पढ़ा रहे हैं। बिहार सरकार भी दशरथ माझी कौशल विकास योजना शुरू किया है। अलग अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI का आधुनिकीकरण कर रही है सरकार। कौशल विकास मिशन शुरू किए हुआ है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है कौशल विकास के लिए शुरू किया गया है। तो आप देख रहे हैं कौशल विकास के लिए। और सामाजिक सेवाओं पर व्यय, और सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार या भारत सरकार सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बुनियादी जरूरतें, समाज, वृद्धा पेंशन, खेल कूद, आपदा प्रभाव, आपदा से हुए नुकसान को कम करने के उपाय, ये सारे जो है ये सारे सामाजिक सेवाओं में आ जाता है। सरकार इस पर व्यय जो है धीरे धीरे हाल के वर्षों में काफ़ी व्यय जो है बढ़ाया गया है। 6.6% के आसपास व्यय था, जिसको 8.3% जो है किया गया है। तो व्यय में भी काफ़ी वृद्धि की गई है। लेकिन अब व्यय में और रोजगार सृजन, अब देखिए सरकार का मानना है कि गरीबी दूर करने के लिए रोजगार सृजन को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। अब इसीलिए मनरेगा शुरुआत किया गया। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना है। अब देख रहे हैं मेक इन इंडिया है, स्मार्ट सिटीज है, ये सबसे जो है निर्माण क्षेत्रों में जो रोजगार का सृजन होता है। डिजिटल इंडिया है और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। सरकार की रणनीति रही है कि गरीबी की जब माप पहचान हो जाती है तो सीधे गरीबी पर चोट करने के लिए, सीधा प्रहार करने के लिए गरीबी उन्मूलन योजना शुरू की जाती है। अब आवास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी ग्रामीण, खाद्य सुरक्षा के लिए, पौष्टिक खाद्यान्न के लिए एक देश एक राशन कार्ड, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, जिसके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मुफ्त में अनाज इसके तहत दिए जाते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये जो है अनाज जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज दिए जाते हैं। शौचालय के लिए जो है स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई है। बिहार सरकार लोहिया मिशन जो है शुरुआत किया है। आप देख रहे हैं बिहार सरकार समाधि 7 निश्चय 1, 2 ये गरीबी दूर करने के लिए शुरू किया है, मानव विकास के लिए दूर करने के लिए शुरू किया है। समझ रहे हैं? छात्रवृत्ति योजना है, बाल का पोशाक योजना है बिहार सरकार का। अब देख रहे हैं उसके बाद जो है शिक्षा हो गया। शिक्षा के लिए नई शिक्षा नीति 2020 जो है लाया गया है। सर्व शिक्षा अभियान है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। हाइब्रिड शिक्षा के लिए PM ई विद्या योजना आप देख रहे हैं। स्वयं पहल है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य केंद्र है। उसके बाद जो है देख रहे हैं डिजिटल स्वास्थ्य मिशन है, आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा मिशन है, आशा वर्कर है, मेडिकल एम्स का जो है अलग अलग जो है राज्यों में एम्स की स्थापना की जा रही है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत। तो आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है ये 2-3 योजना का नाम लिखिएगा, याद रहेगा ना, लिखा जाएगा। बस 1 योजना का नाम याद रखिए। तो गरीबी उन्मूलन के लिए जो है शुरू किया है। पेयजल के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। हर घर नल का जल है बिहार सरकार का। आप देख रहे हैं महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। भारत सरकार का जल जीवन मिशन है। 2024 तक सभी घरों में जो है पाइप द्वारा जल पहुंचाने के लिए जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
साफ सफाई हो गया, पेयजल हो गया, वित्तीय समावेशन में जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई है, आप देख रहे हैं। तो सारा जो है गरीबी उन्मूलन संबंधी प्रयास जो है किया जा रहा है। अब मानव विकास में जो भी प्रयास किया गया है वह लिख दीजिएगा, काम चल जाएगा। इस हेडिंग के साथ जरूर लिखिएगा। अब हम लोग जो है गरीबी निवारण की आलोचनात्मक मूल्यांकन से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाएगा तो उसको कैसे, या सरकार की गरीबी निवारण रणनीति की आलोचनात्मक मूल्यांकन करें, तो उस स्थिति में सबसे पहले आपको गरीबी निवारण संबंधी जो पहल है उसका क्या महत्व हुआ है उसको दिखाना होगा। तो सरकार के इन सब प्रयासों का परिणाम है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अकॉर्डिंग 2006 से 2006 से इसमें जो है थोड़ा सा रुकावट है, हम एक एक करके देख लेते हैं। 2006 से 2016 के बीच जो है आप देखेंगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 के अनुसार भारत में 2006 से 16 के बीच 271 मिलियन लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर हुआ है। सरकार के इन प्रयासों का परिणाम ही है कि 271 मिलियन लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर हो गया है। अब देखिए 1977-78 में देश में 48.3% लोग जो है गरीब थे। 2021 में राष्ट्रीय नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार घटकर 25.01% हो गया है। यानी कितनी गिरावट हुआ है इन सब पहलों से आप देख रहे हैं। मानव विकास सूचकांक में के स्कोर में भारत का सुधार हुआ है। 1990 में भारत के HDI स्कोर जो है 0.6429 था, जो 2019 में बढ़कर 0.645 हो गया है। इनसे स्पष्ट होता है कि हाल के वर्षों में गरीबी में जो है व्यापक कमी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी गरीबी जो है अभी भी बहुआयामी रूप से गरीब जनसंख्या का एक बड़ा प्रतिशत अभी भी विद्यमान है। अब देखिए जैसा कि जानते होंगे नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार देश में अभी भी 2021 के अनुसार 2021 में लास्ट नवंबर की बात बताते हैं और उसमें 25% अभी भी जनसंख्या गरीबी रेखा में जीवन यापन कर रहे थे, और बिहार में तो जो है 51.91% है। हालांकि बिहार में भी गरीबी में कमी हुआ है, लेकिन अभी भी जो है व्यापक गरीबी है। हम बिहार आर्थिक सर्वे में बताएंगे, मानव विकास वाला में हम अलग अलग करके बताएंगे तो आप ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए व्यापक गरीबी है। अब जो है गरीबी रेखा की, अब सरकार जो है गरीबी निवारण के लिए जो है गरीबी रेखा दृष्टिकोण अपनाया है, लेकिन गरीबी रेखा दृष्टिकोण में भी कमियां हैं। देखिए एक बार गरीबी रेखा परिभाषित करने के बाद गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले विभिन्न सामाजिक समूहों की विभिन्न सामाजिक समूहों में शामिल व्यक्तियों की अलग अलग क्या दशाएं हैं, किस चीज़ की आवश्यकता है, इस पर प्रकाश नहीं डालता है। एक बार मान लिया जाता है इतना प्रतिशत गरीब जनसंख्या है, लेकिन अब उसमें इतना प्रतिशत सबकी आवश्यकता अलग अलग होगा। इस पर यह गरीबी रेखा का दृष्टिकोण जो है इस पर प्रकाश नहीं डालता है, जिसका परिणाम होता है कि बहुत सारा प्रयास करने के बाद भी जो लोग जो है गरीबी में जो है गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। मान लीजिए किसी के पास आवास नहीं है, किसी के पास वस्त्र नहीं है, किसी के पास खदान नहीं है, तो जब तक अलग अलग वर्गों की समस्या आप दूर नहीं करेंगे तब तक गरीबी का निवारण नहीं हो पाएगा। अब सीधे मान लीजिएगा इतना लोग गरीब है तो ऐसे नहीं ना होगा। दूसरा है सामाजिक क्षेत्रों पर निम्न। देखिए जैसा कि जानते हो कि हाल के वर्षों में भारत में सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय में वृद्धि की गई है, लेकिन अभी भी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय जो है अभी भी बहुत कम है। असमानता, देखिए भारत में हालांकि हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में शामिल रहा है, या बिहार की अर्थव्यवस्था, लेकिन आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है सभी आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है लाभों का समान वितरण नहीं हुआ है। आप देखेंगे तेज आर्थिक 1991 के बाद तेज आर्थिक समृद्धि का लाभ जो है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, इस सब को मिला है, दक्षिण भारत को मिला है, और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान ये सब पिछड़ गया है। असमानता में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब विश्व असमानता रिपोर्ट जो है 22 के अनुसार हम बता ही दिए हैं कि इस देश के 50% निचले लोगों के पास जो है मात्र 13%
संपत्ति है, 13% संपत्ति है। तो असमानता में काफी वृद्धि हुआ है। उसके बाद जो है विशिष्ट योजना का, देखिए देश में जो है गरीबी की जनसंख्या देश के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इस सब में जो है बड़े पैमाने में पाई जाती है। लेकिन अब इस सब क्षेत्रों में व्यापक गरीबी है, तो इस सब क्षेत्रों को जो है गरीबी दूर करने के लिए केंद्र द्वारा कोई विशिष्ट योजना जो है नहीं शुरू किया गया है, या शुरू किया गया है तो कम है, कम जो है शुरू किया गया है। अब आकांक्षी भारत कार्यक्रम अब न शुरू किया गया है, लेकिन शुरुआत तो पहले नहीं किया गया था, 2018 से पहले तो नहीं था। तो जब तक जहां गरीबी की जनसंख्या अधिक है, या अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक समूह है उसमें जो अलग अलग गरीबी है, जब तक उस पर विशेष चोट नहीं करेंगे तब तक दूर नहीं होगा। तो यही कारण है कि अभी भी जो है गरीबी में गिरावट धीमी गति से हुआ है, अभी भी व्यापक संख्या में जो है गरीब जनसंख्या है। प्रशासनिक दक्षता की चुनौती, गरीबी उन्मूलन संबंधी रोजगार सृजन संबंधी योजना शुरू किया गया है। इसके क्रियान्वयन में जो है भ्रष्टाचार, संसाधनों का अपव्यय होता है, जिसका परिणाम होता है कि जिस वर्ग के लिए शुरू किया गया है, जिस लाभार्थी के लिए शुरू किया गया है, उसको जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अभी जो डीबीटी योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, वह जो है उसके माध्यम से सीधे लोगों के खाता में जा रहा है सामाजिक आर्थिक विकास योजनाओं का लाभ। इससे अब जो है गरीबी में जो है तेजी से गिरावट हो रही है। टेक्नोलॉजी के प्रयोग से रोजगारहीन समृद्धि, जैसा कि भारत में कहा गया है कि तेज आर्थिक समृद्धि से रोजगार होगा, लोगों की आय में वृद्धि होगी और ऑटोमेटिक गरीबी दूर हो जाएगा। सरकार की रणनीति यह रही है। लेकिन 1991 के बाद जो भारत में ग्रोथ हुआ है वह जॉबलेस ग्रोथ हुआ, यानी रोजगार का पर्याप्त अवसर का सृजन नहीं हो पाया है। रोजगार के पर्याप्त अवसर सृजन नहीं होने के कारण जो लक्ष्य निर्धारित किए थे वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। तो तमाम ऐसी चुनौतियां हैं। अब हम लोग देखेंगे, ये सारा चुनौती याद रखिएगा, इतना ही लिखना है, हो जाएगा। अब हम देखेंगे गरीबी निवारण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले जानेंगे डिजिटल प्रौद्योगिकी। डिजिटल प्रौद्योगिकी में या इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी में आधार होता है मोबाइल है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, पोर्टल है। अब इस सब के माध्यम से क्या है, अब गरीबों की पहचान करना, गरीबों तक सूचना जारी करना, सीधे उनके मोबाइल बैंक खाता के माध्यम से सीधे राशि पहुंचाना, ये संभव हुआ है। डीबीटी, अब देख रहे हैं, डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाता में जो है राशि जो है सीधे पहुंचा रहा है डीबीटी। उसके बाद प्रशासनिक दक्षता हुई है। अब ई गवर्नेंस, डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार लोगों तक जो है नज़दीक से पहुंच गई है, सरकार सीधी जनता से जुड़ गई है ई गवर्नेंस के माध्यम से। भ्रष्टाचार, संसाधनों का अपव्यय में जो है कमी हो रहा है। इससे जो पात्र उम्मीदवार है, पात्र वर्ग है, उस तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी सरकार को जो है भौगोलिक दूरी, भौतिक दूरी को समाप्त कर दिया है। इससे जनता जो है प्रशासन के नज़दीक आ गया है, प्रशासन जनता के नज़दीक आ गया है और सरकारी योजनाओं का लाभ अब लोगों तक मिलना शुरू हो गया है। ये डिजिटल प्रौद्योगिकी का ही जो है कमाल है। अब देखिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से कौशल का विकास किया जाता है, चाहे आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, इंजीनियरिंग शिक्षा हो, या अन्य जो है जो कौशल विकास कार्यक्रम है, यह विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचा जाता है। इससे लोग जो है उच्च वेतनमान, गुणवत्तापूर्ण रोजगार के लिए जो है वे सक्षम हो जाते हैं। इससे भी जो है गरीबी जो है दूर होती है। जय प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न प्रकार के वैक्सीन हो, ये सब लोगों को जो है पहुंचाया, सीधे जो है गरीबी में दूर करने में सहायक होता है। जैसे कोविड वैक्सीन है, अब कोविड वैक्सीन नहीं रहता तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते, रोजगार चला गया था, आजीविका संकट पैदा हो गया था। अब इस सब से जय प्रौद्योगिकी से कम समय में जो है वैक्सीन का विकास किया गया, दवा का विकास किया, अब लोग कमा रहे हैं, उनकी आय में अब गिरावट नहीं होगी।
तो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाता है, स्वास्थ्य तक जो है उत्तम स्वास्थ्य तक लोगों की पहुंच बढ़ाई जाती है। शिक्षा क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा, हाइब्रिड शिक्षा, टेली एजुकेशन, इसके माध्यम से लोग शिक्षा को जो है बेहतर कर पाते हैं। इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांव में देखेंगे पाइप द्वारा जाल, विभिन्न प्रकार के ग्रामीण बुनियादी ढांचा, सड़क है, रोड है, पुल पुलिया विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से बनाया जाता है। उसके बाद जो है शौचालय हो, घर हो, उसके बाद आवास हो, ये सब जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में देखेंगे टेली मेडिसिन, टेली एजुकेशन, आपदा प्रभावित लोगों को बचाव कार्य। कृषि क्षेत्रों में विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से कृषि को जो है कृषि क्षेत्र में चुनौतियों को दूर किया जाता है, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या 50% जनसंख्या लगभग कृषि क्षेत्रों में कार्यरत है। अब उनको आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को जो मुनाफा का व्यवसाय विज्ञान प्रौद्योगिकी की सहायता से बनाया जाता है, लागत में कटौती की जाती है। तो ये सारी योजनाएं जो है गरीबी निवारण में सहायक होता है, समझ रहे हैं। तो बस इस सबको थोड़ा थोड़ा चर्चा करके आगे बढ़िएगा। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी चर्चा कर दीजिएगा, अलग अलग जगहों पे बहुत इसकी चर्चा की गई है। तो ऐसे ही आप लोग भी चर्चा कीजिएगा और हम फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। आप लोग जो है बने रहिए।